नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स में। और अड्डा 247 हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ मे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कैसे क्या रहेगा सेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। करंट अफेयर्स बाय आशीष गौतम सर में आपका स्वागत है इस क्लास में, शो में। और आज हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं। इवन स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको चेंजेस आज देखने को मिलेंगे। तो महीने की शुरुआत है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ नए जुड़ेंगे, तो एक मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कम से कम 3 दिन मेरे सेशंस को देखिएगा। उसके बाद चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने लगेंगी कैसे मैं चीज़ों को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या क्या लेकर चलते, क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो एक बार हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज आपको गवर्नमेंट स्कीम भी न्यू देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं एक मोटिवेशनल कोट, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग उन एमसीक्यूज पे जो कि लास्ट सेशन में हमने न्यूज़ फॉर्म में डिस्कस किए थे, ठीक है। जो न्यूज़ लास्ट हम डिस्कस करते हैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देन फिर बढ़ेंगे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कीम की तरफ। अब मतलब एक केंद्र सरकार की योजना, हर 2 से 3 दिन में मैं आपके साथ एक गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करता हूँ, कम से कम 2 दिन। तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो कि अभी रिसेंटली अभी 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई योजना, उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देन फिर बढ़ेंगे दोस्त यहाँ पर डेज की तरफ। डेज हम लोग स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं और मिड में भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देन इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। लास्ट में हम लोग स्टैटिक सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। स्टैटिक में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है, 5 स्टेट के सीएम, गवर्नर और वहाँ की कैपिटल रहेगी। डिफेंस एक्सरसाइज रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा नेशनल पार्क्स रहते हैं। इसके अलावा दोस्त बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडेक्सेस वगैरह एंड मैनी थिंग, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे आज गाइस, प्लीज़ याद रखना, इस तरीके से हम पूरी इसको प्लानिंग करके चलते हैं, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। आज वॉरियर की क्लास होगी दोस्त, मैं अपने को हाइड कर दे रहा हूँ, एक मिनट। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज की इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके, आई होप्स गाइस आप चीजें क्लियर होंगी। एक बार लिख देना यस सर यस सर यस सर, सारी चीजें डन है तो। एक बार लिख दो यार यस सर, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं तो। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज की इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके, गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल, जय श्री राधे। ओके, अब ठीक है, अब चीजें क्लियर होंगी। एक बार लिख देना यस सर यस सर यस सर, सारी चीजें डन है तो। ओके यार, मोटिवेशनल कोड बड़ा शानदार है, ढूंढ कर लेकर आया हूं आपके लिए, जरा से पढ़िएगा। यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन। भाई ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन, मतलब कहीं ना कहीं इन शब्दों का मतलब क्या है, देखिए एक बार सुनिएगा। यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन, मतलब कहने का लॉजिक ये है कि आपको अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है, या आपको हमेशा सक्सेसफुल रहना या सक्सेसफुल बनना या नंबर 1 रहना है, आपको थोड़ा अलग हटकर बनना पड़ेगा। तो सबसे अलग हटके, सबसे अलग हटके क्या मतलब है कि जो दुनिया काम कर रही है, जो कोई भी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और आप भी औरों की तरीके से नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप में कोई भी कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको अलग से कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपके पास हेलीकॉप्टर शॉट होना चाहिए दोस्त। आपको धोनी बनने के लिए आपको दुनिया से अलग हटना पड़ेगा, दुनिया से अलग कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। हमेशा अपने पर काम किया करिए। अपने पर काम करने का मतलब है, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो नॉलेज मैक्सिमम गेन करने की कोशिश किया करिए। कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैक्सिमम जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट यार पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो आपको अपने में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को। थॉट्स मैं हमेशा कहता हूं कि थॉट्स जितने स्ट्रांग होंगे ना, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर उतना ही बेहतर होगा। अब थॉट्स कैसे इंप्रूव होते हैं? थॉट्स यार ऐसे इंप्रूव नहीं होते। थॉट्स कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जो पर्सनैलिटी होती है, अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं, उनको फॉलो करने से, या तो यार यूं कह सकते हैं कि किसी बुक को पढ़ने से, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ने से, तो कोशिश किया करिए इन चीज़ों को फॉलो करने की। या तो अच्छी बुक्स आप रीड कर पाएं, अगर आपके पास वक्त है, कोशिश किए यार महीने में 1 बुक तो कम से कम आप लोग रीड कर लें। मैं नहीं कहता कि भाई आराम से 1 हफ्ते में
तो एक बुक रीड करें आराम से, एक हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, जैसे करना है वैसे करिए, बट किसी ना किसी के विचारों को फॉलो किया करिए। देखिए कि वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई आप किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, भाई विश्वनाथन आनंद को कर रहे हो, सचिन तेंदुलकर को कर रहे हो, विराट कोहली को कर रहे हो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगलिंग फेज होता है जो कि सभी के में मोस्ट कॉमन रहता है। तो प्लीज 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 कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करने की, डेफिनेटली देखिए कि रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब पढ़ते सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अप्रैल के डेज। जल्दी से दोस्त अप्रैल के डेज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जितने मुझे याद है, जितने आप लोग मुझे याद कराओगे उतने हम लोग अप्रैल के डेज रिवाइज करते हैं। देन फिर बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अब तो हमारा मई आ गया है, तो मैं आपको कल एक अप्रैल की पूरी लिस्ट दे दूंगा डेज की, जिसमें कि अप्रैल के सारे डेज रहेंगे, प्लस यार उसके अलावा उन डेज की सारी थीम रहेंगी। ठीक है, तो अप्रैल के सारे डेज में आते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्त, 1 अप्रैल को कौन सा डे आता है? सर 1 अप्रैल को आता है उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को आता है उत्कल दिवस, या यूं कहें उड़ीसा डे। भाई गौर फरमाइएगा, 1 अप्रैल को आता है उत्कल दिवस या उड़ीसा डे। 2 अप्रैल को कौन सा डे आता है? 2 अप्रैल को आता है सर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। गाइस प्लीज नोट करने के चक्कर में मत रहिएगा, कल इसकी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको। 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को आता है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे एंड इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे। अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस और नेशनल मैरीटाइम डे, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल को। और नेशनल मैरीटाइम डे याद हो गया तो फिर एक और इंपॉर्टेंट डे बनता है यहां पर, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे सर ये कब आता है? सर ये आता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आई होप गाइज यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जरा देखिएगा, 6 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। फिर दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा, 7 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद आता है यहां पर 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये आपका आता है 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे ये 11 अप्रैल को। दोस्त 12 अप्रैल को आता है, 12 अप्रैल को आशीष क्या आता है? इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। कहीं गलत हूं तो मुझे बता देना दोस्त, जहां तक याद है मैं सारे के सारे करेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 6 अप्रैल का चल रहा है ना, ये सारे के सारे अप्रैल के चल रहे हैं दोस्त, अप्रैल के सारे करेक्ट है यहां पर। ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते दोस्त, नेक्स्ट आते हम लोग 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे। नेक्स्ट आते दोस्त वर्ल्ड आर्ट डे आता है 15 अप्रैल को। फिर 17 अप्रैल को आते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। फिर 19 अप्रैल को आते हैं वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे। फिर 20 को नहीं आते, 21 को दोस्त, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को आता है नेशनल सिविल सर्विस डे। नेशनल सिविल सर्विस डे प्लस दोस्त नेशनल सिविल सर्विस डे एक डे और आता है यहां पर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे। तो मैं मालूम मैं भी बड़ा ध्यान से लिख रहा हूं क्योंकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। 12 को आता है यहां पर अर्थ डे, ठीक है। 22 को अर्थ डे आता है। फिर दोस्त 23 को आता है यहां पर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। आई होप सो यहां तक क्लियर होता चल रहा होगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और 23 अप्रैल के अलावा आते हैं 24 अप्रैल पे, 24 अप्रैल पे। इस दिन यार आशीष कौन सा था? नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल को एक डे और आता है इंटरनेशनल डेलीगेट डे। डेलीगेट डे, ठीक है।
और 25 अप्रैल को ही एक और डे आता है, इंटरनेशनल डेलीगेट डे आता है, और एक आता है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे, प्रभु सारे सही करा देना, कोई गड़बड़ मत करा देना, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ यहां तक 25 तक। फिर 26 अप्रैल को हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल चेरोनेबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, इंटरनेशनल चेरोनेबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। और 26 अप्रैल को ही एक और देखा था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। आई होप ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इतना आप लोग याद रखेंगे। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये आपका दोस्त ऑब्जर्व किया गया था 28 को। आई थिंक गाइस यहां तक क्लियर है या सारी चीजें करेक्ट है? एक बार यस सर लिख देना, एक बार यस सर। यार तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ एक्चुअल में मैं भी फूक फूक के कदम रखता हूं कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ भी, ठीक है। एक बार लिख देना, क्योंकि यार डेज याद करना खुद में ही बहुत बड़ा टफ टास्क है। सर जनवरी से याद करा दीजिए, हाँ अभी तो तुम लोग ऐसी बात करते हो, जनवरी से याद करा दीजिए, रोज आऊं क्या यार, कितना कराओ तुम लोगों को यार, थोड़ा बहुत यार अपने हैंड से भी कर लिया करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो, लिस्ट भी दे दूंगा। यहां तक क्लियर है? फटाफट से लाइक ठोको, पहले तो फटाफट से लाइक ठोक दो, यहां तक क्लियर है, ठीक है, सारे याद है, सारे करेक्ट है, तो यस सर लिख देना, कोई गड़बड़ हो तो। बहुत बढ़िया। 29 तारीख को आता है इंटरनेशनल डांस डे, क्या बात है, भंगड़ा पालने ओ पालने ओ पाले, याद रखना मेरे भाई, इंटरनेशनल डांस डे आता है आपको 29 तारीख को, क्लियर है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 को, देखो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 को, और 17 को आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। 24 अप्रैल, क्या बात है, 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन वीक रहा था, बहुत बढ़िया, ये भी आप लोग याद रखना, WHO ने मनाया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्त आज के पहले सवाल की तरफ। प्रख्यात अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, किस वर्ष में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? Renowned actor Irfan Khan has passed away recently. In which year he was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor? Guys, most important मार्क करिएगा, मुझे इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आज वॉरियर बैच की तीसरी क्लास है दोस्त, ठीक है, तो जितने बच्चों को डाउट, जो भी डाउट है, मैं आज आपके डाउट लूंगा, आज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। इवन जहां जहां आप लोग मेरे साथ कनेक्ट है वहां पर मुझे मैसेज कर देगा, सर ये डाउट है, ये रिजॉल्व कर देना। देखो जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, पद्मा अवार्ड की बात करते हो, पद्मा अवार्ड में अभी एक अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड इस वर्ष दिया गया, और 7 लोगों की बात करते हैं, इसमें से दोस्तों 4 लोगों को दिया गया मरणोपरांत, पोस्टह्यूमसली। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, पहला सवाल पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला, तो आंसर बनता है 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा सवाल उठता है, ओके ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, बट इन 7 लोगों में कितने लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, तो आंसर बनता है 4 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अब ये 4 लोग कौन हैं? एक है अरुण जेटली, दूसरे सुषमा स्वराज, तीसरे विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी, और चौथे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। भैया ध्यान सुनिएगा, अरुण जेटली, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को, मरणोपरांत 4 लोगों को, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी और जॉर्ज फर्नांडिस। इसके अलावा बाकी के 4 लोग कौन हैं? एक है MC मैरी कॉम, ठीक है, और एक नाम आता है यहां पर अनिरुद्ध जुगनौथ, और एक नाम आता है छुन्नूलाल मिश्र। फिर दोबारा सुन लीजिएगा मेरे भाई, MC मैरी कॉम, अनिरुद्ध जुगनौथ एंड छुन्नूलाल मिश्र, इन लोगों को भैया जीते जीते दिया गया है, ठीक है। बाकी लोग जो हैं जो उनको मरणोपरांत दिया गया, तो कुल मिलाकर 7 लोग कौन कौन से यहां पर है, तो जरा ध्यान से सुन लेना, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश्वर तीर्थ, जॉर्ज फर्नांडिस, MC मैरी कॉम, अनिरुद्ध जुगनौथ और छुन्नूलाल मिश्र। ये आपको एडिशनल तौर पर याद रखना है। मेरे सवाल का जवाब बनता है 2011 में इरफान खान साहब को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट यार, उबर कप विच इज वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वीमेन। भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, देखिएगा जरा ध्यान से। उबर कप जो कि महिलाओं की एक चैंपियनशिप है, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। उबर कप जो महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है, यह किस खेल से संबंधित है? कल मैंने आपको 2 इवेंट बताए थे, एक पुरुषों का और एक महिलाओं का।
आज के ईव सेशन में CMB छुन्नू लाल, नॉट चुन्नू लाल। हाँ यार छुन्नू लाल, प्लीज यार दोस्त इतना भावनाओं में मत बहो यार, तुम लोग मेरी टांग मत पकड़ा करो, छोड़ दिया करो यार, दो ही तो टांगे पकड़ के बैठे यार, तू चल पाता नहीं, मत पकड़ो, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, तो इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट गाइस, आंसर बनता है ये बैडमिंटन से, काफी इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन से, जरा ध्यान से सुनिएगा। उबर कप, उबर कप, ठीक है, उबेर कप, ये किससे संबंधित है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और ये किनका इवेंट है, ये महिलाओं का इवेंट है, किनका दोस्त, वीमेन का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट यार, थॉमस कप पुरुषों के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है, ये किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप इज वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर मैन, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यह किस खेल से संबंधित है गाइस, आंसर बनता है यह भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो चाहे ओवर कप की बात कर लेते हैं, चाहे हम बात करें थॉमस कप की, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों ही ये आपके मोस्ट कॉमन चीज है, दोनों ही आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। और जो उबर कप है ये वीमेन का इवेंट है, और जो थॉमस कप है ये मेंस का इवेंट है, मेंस की चैंपियनशिप है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, यहां तक सारी चीजें, यहां तक सारी चीजें सभी के क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं BWF की तरफ। ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट मेरे भाई अभी होल्ड किया गया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, थॉमस कप एंड ओवर कप। BWF है, यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसके द्वारा ही अनाउंसमेंट रहा था। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर मलेशिया के, मलेशिया के कहां पर है, कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में। और मलेशिया के कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 चुना गया है। किस दिन चुना गया था ये, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे वाले दिन, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब आता है सर, ये 23 अप्रैल को आता है। इसी तरीके से लिंक करना पड़ेगा मेरे भाई, इसी तरीके से लिंक करना पड़ेगा, तभी अपना काम चलेगा, तभी हमें चीजें याद रहेंगी। मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है, और यही मलेशिया का कुआलालंपुर वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 यहां पर चुना गया। और वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे वाले दिन चुना गया था, जो कि 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप यहां तक सारी चीजें सभी के बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। अब लाइक ठोकते चलो दबाकर, ठीक है, दबाकर लाइक ठोकते चलना। अच्छा एक और सवाल पूछूं, भारत की मलेशिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है सर, इस एक्सरसाइज का नाम है हरिमऊ शक्ति। भाई सही हूं ना मैं, हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट लिख करूंगा, अगर सिर्फ शक्ति लिखा आता है, सिर्फ शक्ति लिखा आता है तो ये भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है। अगर हरिमऊ शक्ति लिखा आता है तो भारत की मलेशिया के साथ एक्सरसाइज है। अगर दोस्त लिखा आता है यहां पर गरुड़ शक्ति, नहीं गरुड़ शक्ति नहीं, मित्र शक्ति, सबसे पहले मित्र शक्ति, तो ये भाई अपना जो मित्र देश है ना बगल में श्रीलंका, उसके साथ भारत की एक्सरसाइज है, श्रीलंका के साथ है। और एक आता है गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये भारत की इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज है। ये भारत की किस देश के साथ है, इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज है। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होंगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट यार, किस दिन अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे हम लोग कब मनाते हैं दोस्त, इसे मैं एलिमिनेट करके करना पसंद करूंगा। सर 25 अप्रैल को आप मना रहे थे वर्ल्ड मलेरिया डे। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड मलेरिया डे आपका 25 अप्रैल को आता है। 25 अप्रैल को ही हम लोगों ने एक और डे मनाया था, इंटरनेशनल डेलीगेट डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 26 अप्रैल को हम लोगों ने बनाया था इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहा था, वहां पर क्या हुआ था दोस्त, जहां तक मुझे याद है एक्सप्लोजन हुआ था, उसी याद में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस ही दिन हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाते हैं, ठीक है। 27 अप्रैल को, ये कोई डे नहीं आता अपना, 29 अप्रैल को हम लोग डे मनाते हैं, 29 अप्रैल को आता है यहां पर इंटरनेशनल डांस डे। 28 अप्रैल को अगर याद रख पाएंगे तो आप लोग याद रखना वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के टिप्स पे आप क्लियर होंगे। नेक्स्ट यार, किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको,
who has been appointed as the next ambassador and permanent representative of India। किनको भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड नेक्स्ट एम्बेसडर चुना है? कहां पर दोस्तों? सवाल उठता है यहां पर यूनाइटेड नेशन में। कहां पर? यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन में किनको चुना गया? आंसर बनेगा टी.एस. त्रिमूर्ति को। टी.एस. त्रिमूर्ति को अभी हाल ही में चुना गया है इंडिया का यूनाइटेड नेशन में क्या? नेक्स्ट एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा दोस्त, एक इंपॉर्टेंट चीज, सुमन बिल्ला UNWTO में डायरेक्टर चुने गए हैं। गौर फरमाइएगा कि नंबर में एग्जाम में आएगा। गीता गोपीनाथ IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में MD पोस्ट पर है। ठीक है, सुमन बिल्ला UNWTO में डायरेक्टर, गीता गोपीनाथ IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट, अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में MD, सुरजीत भल्ला ये IMF में दोस्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। IMF में क्या है? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इतना याद रखना है। यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 इज एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें, इतनी कॉमन चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी संस्था आ रही है, उसका हेडक्वार्टर, उसके सेक्रेटरी जनरल, उसके हेड कौन है, प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें उसके हेडक्वार्टर, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कहां पर है। आई होप गाइस यहां तक सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होंगी। ठीक है, कुल मिलाकर अगर मेंबर कंट्री की बात करें, इसमें मेंबर जो हैं वो 193 हैं। कुल मिलाकर मेंबर कितने दोस्त? 193 हैं। 193 इसके मेंबर हैं। आई होप गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट यार, किस शहर में एरो इंडिया का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? भैया काफी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इन विच सिटी 13th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया विल बी हेल्ड? एरो इंडिया का 13वां संस्करण। सर ये एक एविएशन एग्जीबिशन है। अब इसमें भाई बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे और प्लस भारत भाई कहीं ना कहीं बहुत सारे समझौते भी रहते हैं यहां पर एविएशन के इस क्षेत्र में। ठीक है, अब सवाल उठता है यहां पर ये कहां पर होगा? तो सर ये बेंगलुरु में। सर ये कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहानका एयरफोर्स स्टेशन पे आयोजित किया जाएगा। गौर फरमाइएगा जरा ध्यान से। ये सर कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहानका एयरफोर्स स्टेशन पर इस इवेंट को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जरा ध्यान से सुनना, एरो इंडिया का कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है, इसको याद रखना है। प्लस इसके अलावा ये जो 13वां संस्करण है कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहानका एयरफोर्स स्टेशन पे होगा। लेह में सर इंटरनेशनल जो योग डे सेलिब्रेशन रहता है। इंटरनेशनल योग डे कब आता है? ये 21 जून को आता है। प्रत्येक वर्ष भारत किसी ना किसी शहर में इस इवेंट को आयोजित करता है। तो इस वर्ष ये जो इवेंट है ना, ये कहां पर होने वाला है? ये लेह में होने वाला है। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस, भैया ध्यान से सुनिएगा, इंडियन साइंस कांग्रेस ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट कहां पर होगा? 2021 का 108 इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर होगी? तो दोस्त आंसर बनता है पुणे में होगी। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108, यार प्लीज रट लेना, एक नंबर में एग्जाम में आएगा, एक नंबर में एग्जाम में आएगा कि पुणे में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां संस्करण, लेह में इंटरनेशनल योग डे का जो सेलिब्रेशन रहेगा, बेंगलुरु में येलाहानका एयरफोर्स स्टेशन पे एरो इंडिया इवेंट रहेगा, और लखनऊ में डेफ एक्सपो रहा था। डेफ एक्सपो डिफेंस एग्जीबिशन रही थी। ठीक है, डिफेंस एग्जीबिशन, इसको याद रखना है। प्लस वाराणसी में 3rd कॉर्पोरेट ट्रेन, इसको मेरे भाई इसको यहां से लॉन्च किया गया 3rd कॉर्पोरेट ट्रेन को। और 3rd कॉर्पोरेट ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन की बात करें तो इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस। आई होप गाइस क्लियर होगा यहां तक सारी चीजें। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आप लोगों के टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद यार, 5000 प्लस बच्चे, क्या बात है यार, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से मेरे भाई शुक्रिया। आप लोगों का भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। इसी तरीके से हमारे बीच का जो ये रिश्ता है बना रहे भाई, टचवुड किसी की नजर ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी राज्य सरकार दीनदयाल समितियों का गठन करेगी ताकि
कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है वो कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों तक पहुंच सके। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप दीन दयाल कमिटी टू इंश्योर बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम रीच पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस। यार देखो, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, जो सरकारी योजना है ना, उनका लाभ एक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। जो वेलफेयर स्कीम है, जितने भी कह सकते हैं व्यक्ति उन तक पहुंच सके, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? दीनदयाल कमेटी बना रही है, दीनदयाल कमेटी। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है दोस्तों इस स्टेट का नाम है जिसके द्वारा बनाया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, इस बात को याद रखना। देखो, उड़ीसा की स्कीम है मो परिवार, एक सेशन में लेकर आऊंगा, इस पर भी राज्य सरकार की योजना है। मो परिवार, मो सरकार, ठीक है, मो प्रतिभा, ठीक है, मो परिवार, मो सरकार, मो प्रतिभा, ये सारी किसकी योजना? उड़ीसा की। इसके अलावा कालिया, पीठा, सुनेत्र, अमाघरे, एलईडी, ठीक है, ये सारी योजना आपकी उड़ीसा की हैं। उत्तर प्रदेश की है कौशल सतरंग युवा हब प्लस अप्रेंटिसशिप स्कीम। कौशल सतरंग युवा हब अप्रेंटिसशिप स्कीम, ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की रही। असम राज्य की स्कीम है दोस्त अपोनर अपोघर स्कीम, ठीक है, अपोनर अपोघर स्कीम। अरुंधति स्कीम, उत्तरन स्कीम, अरुंधति स्कीम, उत्तरन स्कीम। अभी धंतावरी करके कोई स्कीम लॉन्च करी सरकार ने, ठीक है, धंतावरी, धनवंतरी, देखिए, अपोनर अपोगर स्कीम, अरुंधति स्कीम, ठीक है, और इसके अलावा उत्तरन स्कीम और धनवंतरी स्कीम, और एक और थी अभिनंदन स्कीम, ठीक है, अभिनंदन स्कीम, इसको याद रखना। कर्नाटक की जन सेवक योजना किसके दोस्त? कर्नाटक की। आई होप गाइस क्लियर होगा यहां तक सारी चीजें। अब लाइक ठोकते चलो यार, फटाफट, ठीक है। 5146 बच्चे यहां पर उपस्थित हैं। अभी तो सिर्फ मात्र 25 मिनट का सेशन हुआ है। फिंगर क्रॉस, देखते हैं आज हम लोग 7 तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, ठीक है। नेक्स्ट यार, किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हु टुक ओथ एज द विजिलेंस कमिश्नर? गाइस जरा ध्यान सुनिएगा, संजय कोठारी ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है, उसमें क्या होता है, एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर का नाम है इसमें संजय कोठारी, और जो विजिलेंस कमिश्नर बने इनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है दोस्त? सुरेश एन पटेल। इसके अलावा सुनील अरोड़ा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? यह है सुनील अरोड़ा। और इनके अंडर में भी 2 ही इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं, और इनके जो अंडर में वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। भैया गौर फरमाइएगा, ध्यान से गौर फरमाइए, गड़बड़ ना हो जाए। एक एक चीज ऑप्शन में ऐसे चुन चुन कर लेकर आया हूं, चुन कर लेकर आया हूं, जो मजा आ जाएगा। सुनील अरोड़ा साहब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और इनके अंडर में काम करते हैं अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर और सुशील चंद्र दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना है। ये 3 का सेटअप तैयार हो गया। अब इनका सेटअप देखो जरा, संजय कोठारी ये सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और सुरेश एन पटेल भैया विजिलेंस कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर है, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट यार, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम? भैया काफी इंपॉर्टेंट है, ये बताइए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जगन्नाथ स्कीम लॉन्च करी है? फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर चाहिए यार इसका। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक योजना और है, इसका नाम है रायतू भरोसा। रायतू भरोसा, ठीक है। आप मुझे यार जम्मू कश्मीर की बता दीजिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की पढ़ाई। रायतू भरोसा, अम्मा बोदी, ठीक है, वाहन मित्रा, नेस्तनम योजना, ठीक है, नेस्तनम योजना, ये सारी किसकी? आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। इसके अलावा तेलंगाना के रायतू बंधु, जो रायतू बंधु है ये तेलंगाना की है। गुजरात के वहाली दीकरी योजना, ये आपकी कहां की? गुजरात की। प्लस इसके अलावा एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ये भी आपकी गुजरात की। गाइस प्लीज यार जम्मू कश्मीर की बता दीजिए आप मेरे को।
सर सारी लिस्ट दे दो ना साथ में, दे दूंगा यार प्लीज, आप जरा पढ़ लो चुपचाप से, ठीक है। जम्मू कश्मीर की योजना बता दीजिए मेरे को फटाफट से। और महाराष्ट्र की शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना महाराष्ट्र की, ठीक है, इसको याद रखना है। शिव भोजन योजना किसकी? महाराष्ट्र की। जम्मू की स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, बहुत बढ़िया। जम्मू की आगे स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, हेल्थ कार्ड स्कीम, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा एक चीज और याद रखना, 2020 को, ठीक है, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बना रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना 2020 जो वर्ष है इसको ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। आई होप गाइस क्लियर। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, ठोको ताली। नेक्स्ट यार, किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोविड फार्मा अ मोबाइल एप्लीकेशन? गाइज इट इज लॉन्च बाय दी, इट इज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है ओके, जगमोहन रेड्डी साहब इसके मुख्यमंत्री। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और यहाँ के जो गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा 3 और स्टेट हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कल जो मैंने किया था, आप लोगों को शायद सेशन मिस कर दिया होगा, मैंने आप लोगों के लिए नेशनल पार्क पर 3 वीडियो बना चुका हूँ। नॉर्थ इंडिया का नेशनल पार्क, साउथ इंडिया का नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नेशनल पार्क। कल मैंने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस किए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क्स के। तो गाइस प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, प्लीज उस सेशन को एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा 15 मिनट के अंदर, तो आप पूरा वहां से देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक लगेगा, वो कमेंट बॉक्स में लिंक लगेगा, ठीक है। अब देखो त्रिपुरा रिलेटेड याद रखना है, इसके सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है? बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है सर? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है और गवर्नर का नाम है रमेश बैस। नेक्स्ट आता है दोस्त मणिपुर के, मेघालय। आप लोग बताइए, आप लोग मेघालय का आंसर दीजिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है इंफाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या था? एन बीरेन सिंह। और दोस्त जो गवर्नर है इनका नाम है नजमा ए हेप्तुल्ला। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होंगी। नेक्स्ट ईयर, किसको आवास, आखिरी सवाल है अपना, किसको आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भैया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अभी चेयरमैन के रूप में किनकी, या डायरेक्टर के रूप में, या यूं कहे सीएमडी के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? किसकी नियुक्ति हुई है? तो गाइस आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर, ये गलत लिखा हुआ ऑप्शन, आपका आंसर बनेगा यहां पर शिवदास मीना। किनको बनाया गया? तो शिवदास मीना को अभी हाल ही में हुडको का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सीएमडी नियुक्त किया गया। जो ये अजय कुमार नहीं है दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, अजय कुमार सर। ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा सचिव हैं सर। हर्षवर्धन श्रृंगला सर ये फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब कि विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी। अतनु चक्रवर्ती इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का नाम है अतनु चक्रवर्ती। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी। टीवी स्वामीनाथन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी व्यय सचिव टीवी स्वामीनाथन। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अजय कुमार को रक्षा सचिव चुना गया है। आई होप सो गाइस सारी चीजें यहां तक अपने क्लियर होंगी बेहतर तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार आप लोगों के लिए, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, मंथ एंड सुपर सेल अभी भी चल रही है। आपको हमारी एप्लीकेशन से ही सब कुछ परचेज करना है। अगर कुछ भी आपके पास ऑप्शन है, या तो adda247.com पे जाइए या तो एप्लीकेशन पे। यहां पर जाओगे .com पे 30% का डिस्काउंट है। अगर स्टोर इसे ऐप से परचेज करते हो ना तो आपको 37% का डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते कोड यूज किया गया Y168। इवन कुछ भी परचेज करना है। नेक्स्ट यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी, मोटिवेशनल कोट कर लिया।
अपने डेज रिवाइज कर लिए, हम लोगों ने अपने एमसीक्यूज कर लिए, ऑप्शन की धज्जियां उड़ा दी, सारी चीजें कर ली। अब आगे हम लोग दोस्त Y168 आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने दोस्त यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे गवर्नमेंट स्कीम, और आज की जो स्कीम है ना अटल भूजल योजना, काफी इंपॉर्टेंट आज के वक्त में। 5500 यार, मैं अपने आज का पूरा ही रिकॉर्ड आप लोग तोड़वा दोगे क्या? धन्यवाद दोस्त यार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5500 क्या बात है, धन्यवाद यार। ठीक है, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। यार एक बार जरा आप 1 मिनट के लिए से पढ़िए इस योजना को, जरा 1 मिनट के लिए आप लोग पढ़िए। 10 सेकंड में आपको वक्त देता हूं, प्लीज 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 इस योजना को जरा पढ़िए दोस्त। अब जरा इस योजना को जरा हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अटल भूजल योजना ये है किस चीज के लिए? जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अटल भूजल योजना ये है, इसका पर्पस क्या अटल भूजल योजना का, वो जरा ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है जो ग्राउंड वाटर, जब आप लोग समर सेविल लगवाते हैं तो 100 मीटर पे पानी है, 200 फीट पे पानी, 300 फीट पे पानी, तो जो वाटर लेवल है ना वो धीरे 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 गिरता चला जा रहा है। तो वाटर लेवल गिरे नहीं, वाटर लेवल गिरे नहीं, इसके लिए सरकार ने को उपाय करने की जरूरत है, मतलब कुछ ना कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। तो इस प्लानिंग में सरकार ने क्या किया है, एक योजना लॉन्च करी है, इसका नाम है अटल भूजल योजना। इसको आप इन शॉर्ट बोलते हैं अटल जल योजना। अटल भूजल योजना या अटल जल योजना ऑन 25 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2019 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की बात हो रही है। ये यहां तक मुझे याद है 95th ये एनिवर्सरी थी उनके बर्थडे की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से अटल भूजल योजना को लॉन्च किया था। अटल भूजल योजना, ये जितना भी इसमें फंडिंग है वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार कर रही है। राज्य को इसमें कुछ भी चंद 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार पैसा दे रही है वो ग्रांट के तौर पर दे रही है, वो रिफंडेबल नेचर का नहीं है। अटल भूजल योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू इंप्रूव द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इस योजना का पर्पस क्या है, ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट है ना उसमें वृद्धि की जाए, उसमें सुधार किया जाए, उसके लिए ये योजना है जिसका नाम है अटल भूजल योजना। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है, इस योजना के लिए जो कुल खर्चा रखा गया वो 6000 करोड़ रुपए। गौर फरमाइएगा दोस्त, इस योजना के लिए जो कुल खर्चा रखा गया वो 6000 करोड़ का। सबसे पहले अटल भूजल योजना या अटल जल योजना, पॉइंट नंबर 2, इसका पर्पस क्या है, ग्राउंड वाटर को मैनेज करने का इसका पर्पस है। तीसरा, इसे किन्होंने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कहां से किया था, नई दिल्ली से किया था। किस डेट पर किया था, 25 दिसंबर 2019 को किया था। ओके, कितना इसके लिए खर्चा किया जाएगा, तो 6000 करोड़ रुपए का इसके लिए खर्चा किया जाएगा। 5 सालों में इस योजना को इंप्लीमेंट कराना है। 5 सालों के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये 5 साल कब से स्टार्ट होते हैं, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इस योजना पर काम किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो 50% का ऋण है, मतलब 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा, और विश्व बैंक को केंद्र सरकार ही ये पैसा रिफंड करेगी, और बाकी का जो 50% इसमें पैसा रहेगा वो बजट के माध्यम से यहां पर दिया जाएगा। आई होप गाइस यहां तक क्लियर होगा सभी के, आई होप यहां तक सारी चीजें सभी के क्लियर होंगी। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए में से 50% दे कौन रहा, IMF, ADB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, या NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये विश्व बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में इसमें 7 राज्यों को चुना गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, एक है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है कर्नाटका, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठा उत्तर प्रदेश और सातवां राजस्थान। ये पायलट बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोगों ने इन 7 स्टेट को चुना है। गाइस क्लियर है? एक बार हिंदी में और देख लीजिए। 25 दिसंबर 2019 को प्रधान, यार 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यूं मत कहिएगा आगे बढ़िए, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे यहां से, और इसको याद कराकर ही रहूंगा। डेट भी पूछता है कि कब कौन सी योजना लॉन्च की गई। तो 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। अटल भूजल योजना एक भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए लॉन्च की गई एक योजना है।
इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए का है। इसे 5 वर्षों में लागू किया जाना है। इसकी अवधि 5 वर्षों की है, 2020-21 से 2024-25 तक। 50% जो ऋण है वो विश्व बैंक देगा और 50% बजट के माध्यम से यहां पर केंद्रीय सहायता दी जाएगी। शुरुआत में 5 राज्यों में से प्राथमिकता के आधार पर यहां पर इसे लागू किया जाएगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस नेवी विल होस्ट रिम्पैक्ट 2020, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कहां पर होगी? हवाई में। अमेरिकी नौसेना हवाई में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम्पैक्ट 2020 की मेजबानी करेगी। अमेरिकी नौसेना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान से सुनना। रिम्पैक्ट 2020 ये जो एक एक्सरसाइज है, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सा देश इसे होस्ट कर रहा है? आंसर बनता है यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूएस की नेवी इसको आयोजित करेगी। पॉइंट नंबर 3, कहां पर ये रहेगा? तो ये हवाई में रहेगा। ये हवाई में, क्योंकि इस टाइम भाई दिमाग में चल रहा है कि यूएस सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सफर कर रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो यूएस ने फिर भी कहा है कि जो यूएस नेवी है वो हवाई में रिम्पैक्ट 2020 जो एक लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसको होस्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया है, उसका नाम है पिच ब्लैक। इसको याद रखना, पिच ब्लैक अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यार याद है ना आप लोगों को, पिच ब्लैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कैंसिल की गई है। यार याद है कि नहीं है? ये क्लियर होना चाहिए। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कैंसिल की गई एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यार, यूएस के साथ भारत की कितनी एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास यूएस के और इंडिया के बीच में, याद रखना। मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि दोस्त यार बीच बीच में बफर हो जाएगा, इसलिए मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप, ये 4 एक्सरसाइज है यूएस के साथ। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप प्लस मालाबार। मालाबार में जापान और पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट यार, मिनिस्ट्री ऑफ कोल मतलब कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटित कोयला खान है उनके शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू करी है। गौर फरमाइएगा, एग्जाम का क्वेश्चन पहले बन चुका है इस तरीके से, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को लॉन्च किया है। गाइस गौर फरमाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को लॉन्च किया है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस अलॉटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार ने जितनी भी कोल माइंस को अलॉट किया है उनके परिचालन के लिए, उनके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए अभी क्या किया गया? एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? आंसर बनता है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। अब जरा गौर फरमाइएगा भैया, मंत्रालय कौन देख रहा है? ये वाला कोल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय किनके पास है भाई? फटाफट से बताइए, कोयल मंत्रालय किसके पास है? कोयला मंत्रालय किसके पास है यार? कोयला मंत्रालय सर, देखिए जिनके पास कोयल है उन्हीं के पास माइंस भी है। कोयल माइंस, जरा ध्यान सुनिएगा, कोयल माइंस प्लस दोस्त एक और है यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। ये तीनों ही मंत्रालय एक ही व्यक्ति देख रहा है। कोल माइन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री, इनका नाम है प्रमोद। अब प्रमोद कौन? प्रमोद दोस्त, ठीक है, प्रमोद तो नहीं यार, कोई और नाम है यार, कोई और नाम। प्रहलाद, हाँ प्रहलाद। अब प्रहलाद 2 हैं, एक जोशी साहब हैं और प्रहलाद पटेल साहब हैं। पटेल साहब जो है कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और प्रहलाद जोशी साहब कोल माइन और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री देख रहे हैं। भैया गौर फरमाइएगा, कोल माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रहलाद जोशी साहब के पास। और जो इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है वो बनता है धरवाद कर्नाटका इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। गाइस आई होप क्लियर होगा। फिर दोबारा सुनिए, कोयला माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी साहब के पास है। धरवाद कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। प्रहलाद सिंह पटेल साहब की बात करें, इनके पास कल्चर मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री है। और दमोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र, दमोह मध्य प्रदेश। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यार, सानिया नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड। अब ये है क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो टेनिस फेडरेशन ने क्या किया है कि टेनिस फेडरेशन भाई रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते रहते हैं कि जो व्यक्ति टेनिस के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन करता रहता है जो अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, उनको ये अवार्ड देते हैं। तो इस वर्ष जो अवार्ड दिया जा रहा है फेड कप हर्ट अवार्ड, उसके लिए नॉमिनेट किया गया, दिया नहीं जा रहा, नॉमिनेट किया गया सानिया मिर्जा को। ध्यान सुनिएगा, ये किसने किया है? ITF ने, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय यूके के लंदन में है, इस बात को और याद रखना है। ठीक है, पहले तो मैं न्यूज समझा देता हूं, उसके बाद इस वाले लंदन पे आऊंगा मैं। सानिया मिर्जा
सानिया मिर्जा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, देखिए इस शब्द की वजह से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन गई। सानिया मिर्जा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम एशिया एंड ओशियनिया जोन। भैया ध्यान सुनिएगा, सानिया मिर्जा एशिया और ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड, ठीक है, हार्ट अवार्ड, हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो सवाल यह आएगा, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाले एशियन ओशिनिया जोन से पहले इंडियन कौन बने? तो आंसर बने तो सानिया मिर्जा, याद रखना है सानिया मिर्जा। इसके अलावा देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लंदन में सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर है। प्लस इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है? लंदन में, यूके के लंदन में है। सर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट दोस्त जो आप अक्सर भूल जाते, कॉमनवेल्थ, मैं भी भूल जाता हूं, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी कहां पर है दोस्त? लंदन में, ठीक है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी आपका लंदन में। कॉमनवेल्थ का 54th मेंबर कौन चुना गया है? 54th मेंबर कॉमनवेल्थ का कौन चुना गया? कोई आंसर दे पाएगा? 54th मेंबर कॉमनवेल्थ का कौन चुना गया है? सर आंसर बनता मालदीव्स 54th मेंबर बना है भाई कॉमनवेल्थ का, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट जरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, फेड कप, अब आपको कितनी चीजें लिंक हो जाएंगी। देखो टेनिस से रिलेटेड 2 स्पोर्ट्स इवेंट हैं, एक देखो हमने आज देखा था बैडमिंटन से रिलेटेड थॉमस कप और ओवर कप, वैसे ही दोस्त फेड कप और एक और है यहां पर डेविस कप, ठीक है, फेड कप और डेविस कप, ये दोनों ही आपके टेनिस से रिलेटेड है। डेविस कप ये मेंस टेनिस से रिलेटेड है और जो फेड कप है ये वुमेन्स टेनिस से रिलेटेड है। इस बात पे गौर फरमाइएगा दोस्त, जो मेंस टेनिस से रिलेटेड है ये आपका डेविस कप है और फेड कप है ये आपका वुमेन्स टेनिस से रिलेटेड है। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। और यहां पर याद रखना, जो डेविस कप है ये किसने जीता है और फेड कप किसने जीता? फेड कप जीता है फ्रांस ने और जो डेविस कप है दोस्त ये जीता गया स्पेन के द्वारा, ठीक है, ये किसने जीता था? स्पेन ने। भाई प्लीज पहले तो लाइक कर दो, देखो 5800 बच्चे हो चुके हैं यहां पर और मैं इतना खुश हो रहा हूं, तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोग अगर बगल में होते ना तो गले लगा लेता दोस्त, मतलब इतना खुशी मिल रही है यहां पर, इतना मजा आ रहा है, मतलब 5800 बच्चे लाइव देख रहे हैं। लेट्स सी कि भाई 6000 होता है कि नहीं होता, बट फिर भी हम लोग भाई अपना बेहतर कंटेंट फोकस रहेंगे। तुम लोग लाइक ठोकते चलो, 5800 प्लस लाइक चल रहे हैं, मतलब लाइव चल रहे हैं, लाइक कम से कम यार 5000 के आसपास तो कर दो, आज एक हिस्ट्री बन जाएगी। नेक्स्ट, वेटरन एक्टर ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 67। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। 2 बैक टू बैक कह सकते हैं कि 2 स्टार, सब लोगों के आइडल भी कहेंगे, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति और बहुत सिंपल पर्सनैलिटी ऋषि कपूर साहब। उनसे पहले एक दिन पहले इरफान खान साहब का निधन हो गया और ऋषि कपूर साहब का निधन हो गया था कल दोस्त, ठीक है। और ये 2 वर्ष से कैंसर से पीड़ित, कैंसर से सफ़र कर रहे थे और अचानक से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट करके एक ट्वीट किया था कि आई एम डेस्ट्रॉयड, ठीक है, ऋषि कपूर जी के जाने के बाद। मेरे को इनकी मूवी का एक सॉन्ग याद आता था, छोटा पिए तो क्या है खराबी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, तो वही सॉन्ग याद आ रहे थे काफ़ी इनके कल। तो बड़ी दुखद न्यूज़ है, ऋषि कपूर साहब जिनका निधन हुआ वह एक वेटरन एक्टर थे। नेक्स्ट यार, फुटबॉल लीजेंड चुन्नी गोस्वामी पास्ड अवे, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त, चुन्नी गोस्वामी साहब की बात करें तो भाई स्पोर्ट्स की न्यूज़ में भाई अच्छे कॉलम में पूरा इनका दिया गया है, क्योंकि 1962 का जो एशियन गेम्स रहा था, 1962 का जो एशियन गेम्स रहा था उसमें गोल्ड मेडल टीम के भैया ये भी पार्ट थे, ठीक है। कहां पर रहा था? ये जकार्ता में, पूरा दिखा देता हूं आपको। लीजेंडरी फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 82। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया और वह 82 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे दोस्त? वह 82 वर्ष के थे, इस बात को याद रखना है, 82 वर्ष के थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जरा फैक्ट देखना, चुन्नी गोस्वामी जी की बात करते हैं तो ही वाज द कैप्टन ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन फुटबॉल टीम ऑफ द जकार्ता एशियाड। जो जकार्ता में आप लोगों को देखो, ये मैंने आप बताया था आपको, एशियन गेम्स जो रहे थे 1962 में एशियन गेम्स रहे थे, 1962 में एशियन गेम्स रहे थे और इन एशियन गेम्स में कहां पर रहे थे? जकार्ता में।
और भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल विनिंग टीम जो फुटबॉल टीम है ना, फुटबॉल टीम, उसके कैप्टन का नाम था चुन्नी गोस्वामी। इनका निधन हो गया। इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, इसके अलावा बहुत सारे सेवरल अवार्ड है जिन इनका स्पोर्ट्स में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए सम्मानित किया गया है। इनको मोहन बगान रत्न अवार्ड से 2005 में सम्मानित किया गया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनको स्टेट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बंगा विभूषण, उससे 2013 में सम्मानित किया था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बंगा विभूषण से 2013 में इनको सम्मानित किया। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि बंगा विभूषण अवार्ड जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर है, तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। चुन्नी गोस्वामी वाज द कैप्टन ऑफ द बंगाल रणजी क्रिकेट टीम। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट यार जरा देखना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए एक जीवन अमृत योजना शुरू करी है। भैया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल यही बनेगा किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना लॉन्च करी है, तो जीवन अमृत योजना इज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था सरकार ने एक और योजना लॉन्च करी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक योजना और लॉन्च करी थी गाइस, उसका नाम मुझे बता सकता है कोई? उसका नाम क्या है? देखो मध्य प्रदेश रिलेटेड फैक्ट याद रखना, शिवराज सिंह चौहान यहां के मुख्यमंत्री है, सीएम है। यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। काना, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। बांधवगढ़, काना, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, ये सारे नेशनल पार्क्स आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है दोस्त, यहां का एक फेस्टिवल है ओरछा फेस्टिवल। क्या नाम है इसका? ओरछा फेस्टिवल। जीवन अमृत योजना, ये तो याद रखनी, जीवन अमृत योजना। इससे पहले एक और स्कीम लॉन्च करी है अभी हाल ही में, उसका नाम बता दीजिए। ओके अप्रैल के एमसीक्यू मिल जाएंगे यार आपको, मंडे को आपको अप्रैल के एमसीक्यूज मिल जाएंगे सारे, उसका कंपाइलेशन।